Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of March 2021 Tuesday. Inspiration of the day is the first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So before moving, let me tell you, in today's discussion, we have covered number of articles. So what I have done, I have clubbed the similar articles from different pages into one section for better understanding, for better comprehension. तो हो सकता है आज के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा पेज नंबर के अकॉर्डिंग न्यूज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट बेसिकली मैंने इसलिए क्लब करी है कि वो एक जैसे न्यूज़ हैं तो आप उनको कोरिलेट कर सकें और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें. So now start with article number 1 given on page number 1. Spectrum bids mop-up cover over rupees 77k crore on day 1. So Centre's much awaited 4G spectrum auction has begun on Monday and the Centre is likely to garner revenue beyond its muted expectation. तो सेंटर गवर्नमेंट ने जितना अज्यूम किया था कि इस बार 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से वो कितना रिवेन्यू जनरेट करेगी, एज पर द day 1 auction, it seems that this revenue is going to be beyond the expectation of center government. But the mop-up would be a fraction of 3.92 trillion worth of airwaves put up for sales. तो पहले दिन जो ऑक्शन रहा वो जो एक अज्यूम्ड एक्सपेक्टेशन थी 77 करोड़ 1000 करोड़ उससे थोड़ा ज़्यादा रहा, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो टोटल कलेक्शन होगा, जो रिवेन्यू जनरेट होगा विद द कंप्लीट ऑक्शन ऑफ 4G स्पेक्ट्रम, दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 3.9 ट्रिलियन. बहुत ज़्यादा या अनएक्सपेक्टेड रिवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा बाय दिस 4G स्पेक्ट्रम. हाउएवर द फर्स्ट डे it seems that the auction has crossed the 77,000 crore muted expectation. तो बहुत लंबे टाइम से आफ्टर 2016 ऑक्शन 4G स्पेक्ट्रम को लेकर के गवर्नमेंट भी प्रिपरेशन कर रही थी और इंडस्ट्री भी डिमांड कर रही थी कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लॉन्च करे, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये अज्यूम किया था कि अप्रॉक्सीमेटली जो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू होगा दैट would be more than 77,000 in 4 round on day 1 itself. तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि 77,000 जो फर्स्ट डे होगा उसमें उतने तक ऑक्शन का वैल्यू जाएगी. और रिसेंटली आप सभी जानते हैं रिलायंस हैज़ बीन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. रिलायंस ने भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंश्योर किया था कि अगर गवर्नमेंट जितनी जल्दी 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर जाती है उतना अच्छा रिवेन्यू कलेक्शन होगा. और 1 डे के राउंड में अप्रॉक्सीमेटली 77K करोड़ का ऑक्शन जाएगा. तो जो कल ऑक्शन स्टार्ट हुआ उसमें अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही बिड है वो मॉपअप हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटर हायर साइड बिडिंग लगाई गई है. और इस बार जो भी बिडिंग की प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी रैप अप कर दिया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि आज यानी ट्यूसडे को ही अनदर राउंड और 2 राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन में गवर्नमेंट विल ट्राई टू रैप अप दिस 4G ऑक्शन प्रोसेस. So likely to be one of the shortest spectrum auction in the recent time, officials said the process could be wrapped as early as Tuesday in another round or 2. And why this short-term auction process? Because this is displaying the lack of appetite for premium brands like 700 megahertz or 2500 megahertz. तो जो प्रीमियम ब्रांड है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्शन या बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या बहुत ज़्यादा बिडर सामने नहीं आए. डेफिनेटली हम सभी को टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की सिचुएशन पता है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं इट्स लाइक अ ड्यूओपॉली इंडस्ट्री वे 2 कंपनीज आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग देयर हेगेमोनी. तो बहुत अच्छे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जो प्रीमियम ऑक्शंस वेवलेंथ है, उसका जो ऑक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बिडिंग नहीं मिलने वाली है. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू कीप दिस ऑक्शन प्रोसेस लॉन्गर. और ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि प्रीमियम ब्रांड्स में अगर कोई कंपनी ऑक्शन करती है तो वो सिर्फ रिलायंस जियो ही होगी. द 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, जो 700 का मेगाहर्ट्ज का बैंड था, दैट इज़ एक्चुअली आइडियल फॉर द इंटरनल कवरेज
वो 2016 में भी अनसोल्ड गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको हम बोलते हैं, उसने इस पर्टिकुलर 700 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है इसके जो प्राइस थे वो 40% तक डिक्रीज कर दिए थे। और इसके बाद भी गवर्नमेंट इस बार 4G स्पेक्ट्रम में 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है स्पेक्ट्रम का, उस पर बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी बिडिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 65,789 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि इस बार जो 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है उसमें कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा ऐसा कोई अभी बहुत क्लियर कट आंसर नहीं आया है, बट जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली लुकिंग टू रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 12,000 to 13,000 करोड़ एज अ रेवेन्यू फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 13,000 करोड़ का रेवेन्यू एंटिसिपेट कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब केवल इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पे होगी, डाउन पेमेंट होगा, क्योंकि जो भी बिडर्स हैं जो बिड कर रहे हैं 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए, पहले तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दे हैव टू पे डाउन पेमेंट्स बिटवीन 25% to 50%, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड इन विच दे आर एक्चुअली बिडिंग. After that, bidders have the facility to pay all these amount into 16 installments spread over a period of time. तो डाउन पेमेंट 25 से 50% के बाद कंपनी 16 इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जो भी स्पेक्ट्रम के वैल्यू है उसको 16 इंस्टॉलमेंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को पे कर सकती हैं। दैट इज वाई इस दिस फाइनेंशियल ईयर में, इस जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है इसमें गवर्नमेंट केवल इतना ही एंटिसिपेट कर रही है कि जो भी बिडिंग होगी 4G स्पेक्ट्रम की, जो भी ऑक्शन होगा, उससे इस फाइनेंशियल ईयर में 12 से 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। Although experts are anticipating that from this 4G spectrum auction, government may collect approximately 3.9 trillion as a revenue. जो टोटल जो रेवेन्यू कलेक्शन एंटिसिपेट किया जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3.92 ट्रिलियन का किया जा रहा है। और अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इनकम्बेंट्स की बात करें तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट भारती एयरटेल इज लर्न टू हैव द बिड फॉर द स्पेक्ट्रम टू फिल अप इट्स एयरवेव गैप्स। तो भारती एयरटेल को या भारती कंपनी को बेसिकली ऐसे स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है जो उसकी एयरवेव गैप को फुलफिल कर दे। एंड वोडाफोन आइडिया विल barely mark its presence even in the first round of the auction. And we all know Reliance Jio need 4G spectrum is the highest as its spectrum acquired from RCom is expiring, and currently Reliance Jio is emerging as one of the active participant into this 4G spectrum auction process. तो 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें भारती एयरटेल बेसिकली अपने जो स्पेक्ट्रम गैप है उसको फुलफिल करने के लिए ऑक्शन करेगी। वोडाफोन आइडिया इज not going to mark any significant presence into this auction process. The active participant is Reliance Jio because that company has the liquidity as well. First, and the second important thing, whatever spectrum they have acquired from RCom, that is actually going to expire. So in order to run its services, Jio has to have acquired the 4G spectrum. And as per telecom minister, this more spectrum in the hands of telecommunication companies may leads to better services to the eventual consumers. And these are the statistics. You do not need to mark up. You can just have a glance to get how much spectrum is being auctioned, what is the amount of revenue that government is going to generate, what are the number of the active bidders, and why we need to know all this, because it is a public property or the public resources. Spectrum does not belong to any company, any government. It is a public property or public resource. तो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ की ऑफिशियल प्री बिड एस्टिमेट्स हैं। 2,250 मेगाहर्ट्ज का टोटल स्पेक्ट्रम जो है वो 7 बैंड्स में ऑफर किया जा रहा है कंपनीज को। अप्रॉक्सीमेटली 3 जो बिडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर दिस करंट ऑक्शन। अगर 2016 की बात करें तो उस समय 7 बिडर थे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि कंपनी में जो मोनोपोली है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। और सेम एज 702
1500 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स के जो बैंड्स हैं उसके लिए कोई भी टेकर नहीं है। और 2016 में जो ऑक्शन हुआ था उसमें भी 700 जो मेगाहर्ट्ज का जो एयरवेव बैंड था उसमें भी कोई भी टेकर नहीं मिला था। और बिकॉज ऑफ दैट, अगर मैंने भी आपको बताया कि 40% प्राइस गवर्नमेंट ने डिक्रीज किए थे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। जीएसटी मॉपअप राइजेस 7% टू ₹1.1 ट्रिलियन इन फरवरी। जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है जीएसटी को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, उसका इंडिकेशन ये है कि इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड कर रही है, रिकवरी के ग्रोथ पर चल रही है। और जितने भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ऑल इंडिकेटर्स आर इंडिकेटिंग द रिकवरी और रीबाउंड इनटू द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों ही टैक्स कलेक्शन किसी भी इकोनॉमी में ये इंडिकेट करते हैं कि उस इकोनॉमी की ग्रोथ पेस क्या है। अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। और किसी भी इकोनॉमी में अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर फॉल करता है तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट इकोनॉमी इज एक्चुअली स्टैगरिंग। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए, दैट इज जीएसटी। एंड जीएसटी कलेक्शन in case of India indicates the progress और extent of economic activities in India। तो recent टाइम में हमने देखा था जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कई सारे इश्यूज जनरेट हो रहे थे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। बट जैसे वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई, लॉकडाउन रिलैक्स हुआ, जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ईज आउट किए गए, इकोनॉमी दोबारा से रीस्टार्ट हुई। इन दैट टाइम जीएसटी और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो इस बार जो फरवरी का जो कलेक्शन रहा है जीएसटी का, दैट राइजेस अप टू 7%। तो 1.13 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है इस बार फरवरी मंथ में। और पांचवी बार, फिफ्थ consecutive month, this collection has surpassed the mark of 1 trillion. So touching 1.13 trillion in February, GST tax collection surpasses the 1 trillion mark for the fifth consecutive month. And this robust mop-up in terms of GST collection partially attributed to the government's drive against GST evaders and fake bills। तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि हम ये ना सोचें कि ये जो कलेक्शन बढ़ रहा है, ये इसका पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इस वजह से जीएसटी जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि दिस पर्टिकुलर रोबस्ट मॉपअप जो इंक्रीज हुआ है, सडन इंक्रीज हुआ है जनवरी के बाद से फरवरी में, तो और ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलना है जीएसटी कलेक्शन में, दैट पार्शली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स ड्राइव अगेंस्ट जीएसटी इवेडर्स एंड फेक बिल्स। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस न्यूज़ ऑल्सो कि गवर्नमेंट से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो स्क्रिप्ट हैं उनको लेने के लिए कई सारे जो एक्सपोर्टर्स थे या जो स्मॉल बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, दे वर एक्चुअली जनरेटिंग द फेक बिल्स और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट invoices in order to get the benefit, in order to get the input tax credit under GST regime from government। तो उसके खुलासे के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किए थे। और अगर आपको याद हो तो हमने भी कई बार डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कुछ बेयर अमाउंट परसेंटेज का डिसाइड किया था कि इतने परसेंटेज को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कैश में पे करना है या ट्रांजैक्शंस में पे करना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के फॉर्म से पे करना है। इस तरह के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए थे, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज किया था, क्योंकि रिसेंट टाइम में ये देखने को मिला था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फेक बिल्स जनरेट कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट होता है टैक्स का जो कि गवर्नमेंट रिफंड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर पेइंग द टैक्सेस when they actually acquire the input material। तो अगर कोई ओनर है, से अगर हम बात करें बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर वो व्हीट फ्लोर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स इसको एक्वायर कर रही है किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से या फार्मर से, तो उस एक्विजिशन पे, उस प्रोक्योरमेंट पे वो टैक्स देती है। तो वो उस टैक्स को
वो गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में उसकी रिसीट सबमिट करते हुए कहते हैं कि दीज आर द टैक्सेस आई हैव पेड ऑन दिस इनपुट मटेरियल, so kindly refund it because GST is value added tax. GST VAT है, GST जो भी अप्लाई होता है वो वैल्यू एडिशन पर अप्लाई होता है in order to remove the cascading effect on tax. इमेजिन करिए अगर वो टैक्स को भी इंक्लूड किया जाए वैल्यू एडिशन में तो उस पूरे जो कॉस्ट आएगी, जो प्राइस आएगा वो और ज़्यादा बढ़कर आएगा और GST जो होगा वो और या जो भी टैक्स लगेंगे उस पर्टिकुलर फाइनल प्राइस पर वो और ज़्यादा बढ़ेंगे. दैट इज़ वाई जो GST कैलकुलेट होती है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर कैलकुलेट होती है. इट मीन्स अगर 10 रुपये का इनपुट कॉस्ट अगर किसी प्रोड्यूसर ने 10 रुपये का मटेरियल लिया है, इनपुट मटेरियल एक्वायर किया और उस पर 2 रुपये उसने टैक्स दिया है तो वो 2 रुपये गवर्नमेंट से रिफंड लेगा. वो केवल 8 रुपये प्लस उसमें जो भी उसने 10 रुपये 15 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देगा. तो 10 रुपये का तो इनपुट कॉस्ट हो गई तो वो ऑलरेडी सब्ज्यूम हो जाएगी, हट जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. 10 रुपये का जो उसने वैल्यू एडिशन किया है उस पर वो GST देगा एंड दैट इज़ वाई GST इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स. GST जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है. हालांकि अभी हम GST की यहाँ बात डिटेल में नहीं करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो हो क्या रहा था कि जो प्रोड्यूसर थे वो फेक इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे, फेक प्रोक्योरमेंट इनवाइस क्रिएट कर रहे थे कि हमने इतना रॉ मटेरियल खरीदा, अब हमें इस पर इतना इनपुट टैक्स, इतना हमने टैक्स दिया तो दैट पर्टिकुलर टैक्स हैज़ टू बी रिफंडेड एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो जब ये इशू सामने आया तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे GST रेगुलेशंस में चेंज किया एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस, बिकॉज ऑफ दैट restriction, this particular GST collection in the month of February has increased up to 1.13 trillion. तो जो टैक्स कंप्लायंस है GST का वो इंक्रीज हुआ और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी. अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल फरवरी के कंपैरिजन में इस बार जो फरवरी के मंथ में कलेक्शन हुआ है वो 7% ज़्यादा है. पिछले बार मीन्स 2020 फरवरी में अप्रॉक्सीमेटली 1.05 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ था. दैट वाज पार्शली लोअर देन द रिकॉर्ड 1.19 ट्रिलियन अचीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो जो रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग 7% का इंक्रीज इस बार फाइनेंशियल ईयर 21 फरवरी में देखने को मिला. हालांकि जो फरवरी के मंथ में जो ये GST कलेक्शन हुआ है इसका पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं अकाउंटेड ट्रांजेक्शन है वो ऑलरेडी जनवरी के मंथ में. तो दीज कलेक्शन मोस्टली अकाउंटेड फॉर द ट्रांजेक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो GST कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे वो भी अब सब्सिडाइज्ड हो रहे हैं. एंड दिस इंडिकेशन एंड दिस mop up into GST collection is a clear indication of economic recovery and improved compliance because of the various measures taken by tax administration to improve the implementation of GST regime. तो आज आप मुझे comment section में लिखकर ये बताइए कि what are the different measures that actually government has taken in order to improve the GST compliance. recent time में government ने ऐसे कौन से 2 से 3 important measures लिए थे जिससे कि GST collection जो है वो improve हुआ है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 5. Manufacturing PMI eases slightly to 57.5. Growth in manufacturing activities eased a bit in the month of February compared to the previous month. तो IHS परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसको PMI बोलते हैं, 2 इंडेक्सेस पब्लिश करता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए सर्विस PMI. और जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है हमने कई बार PMI, सर्विस PMI और मैन्युफैक्चरिंग PMI दोनों से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करी है. अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब रेस्ट्रिक्शन हुए थे, इकोनॉमी लॉकडाउन हुआ था, उस समय जो सर्विस PMI है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI के कंपैरिजन में कम फॉल हुई थी. यानी मैन्युफैक्चरिंग PMI में ज़्यादा फॉल देखने को मिला था. इवन आफ्टर द ईज आउट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन द सर्विस PMI इंक्रीज्ड और expand better than the manufacturing PMI. बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI होता क्या है, हालांकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ऐसे स्टूडेंट जो कि नए जुड़े हुए हैं उनको बता देती हूँ. बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में
रिमाइंडर स्टूडेंट, आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में जिसके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कैलकुलेट किए जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में उस इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कितना ग्रो करेगी, उसमें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। बेसिकली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक्चुअली प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस लेते हैं, प्रोडक्शन के डिसीजन लेते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने के डिसीजन लेते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि आगे आने वाले मंथ्स में क्या वो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, क्या वो प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं, उनको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट की, उनकी सर्विसेज की डिमांड रहेगी। डेफिनेटली अगर मैनेजर्स को ये फील होता है कि आगे आने वाले मंथ्स में इकोनॉमी में डिमांड है, देन दे विल टेक द purchasing decision of what? Purchasing raw material, purchasing part and parcel, procurement of different raw material in order to produce the goods and services for their organization in the economy. तो उनसे पूछा था कि व्हाट डिसीजन, क्या वो परचेजिंग डिसीजन लेंगे आगे आने वाले टाइम के लिए, और अगर वो कहते हैं यस, तो डेफिनेटली देयर इज अ इंडिकेशन कि इकोनॉमी में डिमांड है, इसीलिए वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इसीलिए वो प्रोडक्शन करेंगे, इसीलिए वो इकोनॉमी के लिए अच्छा कंसीडर किया जाता है कि अगर पीएमआई बढ़ रहा है, चाहे वो सर्विस पीएमआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो, तो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड है तभी तो जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर विल नॉट गेट एनी इंसेंटिव फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, चाहे वो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जब पैंडेमिक आई थी, इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, तो डेफिनेटली मैनेजर्स को पता था कि अब लॉकडाउन है, कोई डिमांड नहीं होगी, कंज्यूमर जो वो स्पेंडिंग नहीं करेगा, तो इसलिए उन्होंने किसी भी तरह के परचेसिंग डिसीजन नहीं लिए थे, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई दोनों ही फॉल किया था। बट जो फॉल था वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में ज़्यादा था, सर्विस पीएमआई में इतना फॉल देखने को नहीं मिला था, और इम्प्रूवमेंट जब इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हुए थे, तो इम्प्रूवमेंट भी सर्विस पीएमआई में अच्छा देखने को मिला था इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। बट अब चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं, इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पर जा चुकी है, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर आल्सो इंडिकेटिंग द सेम। पीएमआई इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंचेस फ्रॉम 57.5 इन फरवरी फ्रॉम 57.7 इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब ये क्या है 57.5 और 50, व्हाट इज दिस नंबर? ये तो हमें पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करती हैं, डिमांड को इंडिकेट करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती हैं। बट एक्चुअली ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? तो अगर हम पीएमआई की बात करें तो इन पीएमआई बेसिकली अ रीडिंग above 50 is indicating the growth। 50 का एक बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया गया है, 1 to 100 पॉइंट्स की होती है पीएमआई, 1 से 100 के बीच में पीएमआई कैलकुलेट होती है, परसेंटेज आप इससे कह सकते हैं। तो अगर 50 के ऊपर है कोई भी पीएमआई, चाहे सर्विस पीएमआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो, अगर ये नंबर 50 के ऊपर है तो दैट इंडिकेटिंग द ग्रोथ। अगर ये नंबर 50 से नीचे है तो दैट क्लियरली इंडिकेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनवरी में 57.5 था और 57.7 था, फरवरी में 57.5, तो 50 के ऊपर है, तो दैट मीन्स ग्रोथ इन द इकोनॉमी स्लाइड। जितना ज़्यादा ऊपर होता है उतनी अच्छी ग्रोथ मान सकते हैं। 50 से जितना ज़्यादा ऊपर होगा ये नंबर, उतना अच्छा ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हैं। 50 से जितना नीचे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। Although easing from January, the pace of growth remains sharp in the context of historical data। हालांकि हमें ये दिख रहा है कि जनवरी के मंथ में, फरवरी में थोड़ा सा फॉल हुआ है, but still it is not very significant and it is anticipatory that in upcoming months there is going to be the economic activities, there is going to be the production in the economy. Why? Because there is demand। हालांकि अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये फॉल देखने को मिला है फरवरी के मंथ में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट मटेरियल, जो उसकी इन्फ्लेशन की वजह से है। तो जो ये इन्फ्लेशन आ रही है इनपुट कॉस्ट में, उसकी वजह से भी ये फॉल, जो स्लाइट फॉल देखने को मिला है जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में, वो स्लाइट फॉल इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है, या वाइसे वर्सा भी। वाइसे वर्सा मीन्स स्ट्रेंथनिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड आइटम एक्सर्टेड अपवर्ड प्रेशर ऑन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन।
तो कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये इन्फ्लेशन हो इसलिए रही है क्योंकि जो रॉ मटेरियल हैं, सेमी फिनिश्ड आइटम्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्यों प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ डिमांड देयर इज अ अपवर्ड प्रेशर ऑन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो ये वाइसे वर्सा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी रिकवर कर रही है, गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, फिनिश्ड गुड की डिमांड्स बढ़ रही है, फिनिश्ड गुड की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर बाइंग मोर रॉ मटेरियल, दे आर बाइंग मोर सेमी फिनिश्ड गुड, दे आर बाइंग मोर इंटरमीडिएट गुड्स, देयर इज मोर एक्सपोर्ट, and because of more demand of semi-finished items, more demand of raw material, the cost of all these raw materials and semi-finished items are also increasing. Factory gate charges are also rose, albeit at a modest or a softer pace. तो जो रोबोस्ट डिमांड हो रही है इनपुट्स के लिए, दैट आर एक्चुअली गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू द सप्लायर सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी, एंड दैट इज वाई दे आर हैकिंग देयर फीस एंड देयर prices, especially in case of chemical, metals, plastic and textile. टेक्सटाइल में के केस में, प्लास्टिक मेटल्स और केमिकल के केस में जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड इफ़ यू गो थ्रू द इंडेक्स कि कैसे एक्चुअली जो PMI है ये मूव कर रहा है, तो मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 21 तक का डेटा है। हालांकि जनवरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा फॉल है, बट this fall is because of some other factor that is not indicating the economic fall. और इसी से मैंने एक न्यूज़ को क्लब कर दिया, दैट इज ऑटो सेल। तो अभी रिसेंटली जो ऑटो सेल थी वो फेस्टिवल सीजन में इंक्रीज हुई थी और उसके बाद उसमें डाउन देखने को मिला था, बट अब फिर से ऑटो सेल्स जो है वो पिकअप हो रही है। बट इंडस्ट्री ने, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑटो मेकर्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी कॉशियस इन स्पाइट ऑफ दिस पिकअप इनटू ऑटो सेल। एंड वी ऑल नो, फर्स्ट थिंग, ऑटो कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनीज आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ रहा है, यहाँ पर क्लियरली उसका इंडिकेशन दिख रहा है, ऑटो सेल बढ़ रही है, दैट इज वाई मैन्युफैक्चरिंग PMI हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट जो ऑटो मेकर्स है, इंडस्ट्री है, वो उन्होंने अभी भी कॉशियस किया कि जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट में फर्दर डेंट द कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। ऑटोमोबाइल कंपनी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं। जैसे वो रिकवर करती हैं, सम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनकी रिकवरी फिर से डाउन हो जाती है। तो अब ऑटोमेकर कंपनीज दे आर एक्चुअली वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कंपनीज इस बात को लेकर के ज़्यादा वरी हैं कि हो सकता है जो डिमांड अभी अभी पिकअप हुई है, इकोनॉमी रिकवरी स्टार्ट हुई है, ऑटोमोबाइल कंपनी में रिकवरी स्टार्ट हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकवरी स्टार्ट हुई है, वो फिर से कहीं डेंट ना कर जाए। और वैसे भी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देर एक्चुअली गोइंग टू द ट्रांजिशन फेज। वाई? गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टूवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल। तो अभी जो automobile industry, they're actually in doldrum situation, not because of the pandemic. If you are continuously in touch with economy, you must be knowing that before pandemic the automobile industry was also suffering. अब देख लेते हैं some other news clips. Dual approval of independent directors soon. So recently, Security and Exchange Board of India proposed the overall norms for pertaining to the appointment, removal and remuneration of independent director. तो किसी भी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन होता है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें कुछ कॉम्पोजिशन डिसाइड होता है कि इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, कितना उनका रेम्यूनरेशन होगा, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी इफ दे रियली वांट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, वेदर फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स और फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो अगर कॉर्पोरेट को गवर्न नहीं किया जाएगा, दे स्टार्ट चीटिंग जस्ट लाइक विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। तो इसीलिए इंडिया में रिसेंट टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि चिटफंड कंपनी जैसी और इस तरह के जो बड़े बड़े जो फ्रॉड हुए हैं उनको देखते हुए इंडिया में देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव और स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड दैट इज़ वाई SEBI, RBI एंड अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट। दे आर एक्चुअली चेंजिंग द नॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब रिसेंटली SEBI ने प्रपोज किया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और उनके रिमूवल को लेकर के देयर शुड बी प्रॉपर फ्रेमवर्क
so that companies actually cannot take decision for removal, approval or appointment of independent director. Independent director जैसे नाम से ही पता चल रहा है, independent directors, it means ऐसे directors board of directors में जो कंपनी से किसी भी तरह से रिलेट ना करते हो, उनका कंपनी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ना हो. Why these independent directors are actually being appointed? They are being appointed because ऐसा ना हो कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने जो वेल्थ प्रोवाइडर्स कंपनी के लिए कौन होते हैं? एक्चुअली कंपनी के एक्चुअल ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स. एक्चुअली शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं. दे अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. वो कंपनी के शेयर होल्डर्स या रियल जो ओनर्स होते हैं उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव हों या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हों वो अपने इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेने लगे. दैट इज़ वाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड. वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का यही काम होता है कि वो देखें कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय टॉप मैनेजमेंट, दैट इज़ एक्चुअली इन फेवर ऑफ द शेयर होल्डर. वो शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए है, ना कि जो कि टॉप मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके सेल्फ या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए है. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन ऑर्डर टू चेक द फ्रॉड और करप्शन विद इन द कंपनी. दैट इज वाई देयर रिमूवल, देयर अप्रूवल, देयर अपॉइंटमेंट, देयर रेम्यूनरेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड फॉर दैट market regulator is going to suggest the dual approval process so that independent directors can actually work freely without any fear. At present, independent directors can be appointed or removed by the way of ordinary resolution, where all the shareholders, including promoters, are allowed to cast their vote. और होता क्या है इस प्रोसेस में, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी बात चलती है. वोटिंग राइट है, वोट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. तो जाहिर सी बात है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं दे कैन एंजॉय देयर सुपीरियरिटी ओवर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए अब डुअल अप्रूवल की प्रोसेस को सेबी सजेस्ट कर रही है, जैसे कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर अपना सुपरमेसी या अपने डिसीजन इम्पोज ना कर सकें. तो अब इसमें सेबी क्या कर रही है? सेबी ये कर रही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, मेजॉरिटी के बाद जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बचे हैं उनका भी अप्रूवल मेजॉरिटी से लेना ज़रूरी होगा, वोटिंग कास्टिंग से ज़रूरी होगा. इट मीन्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स ने जो ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया, उन्होंने अप्रूवल दे दिया किसी डायरेक्टर को. नाउ द सेकंड अप्रूवल प्रोसेस विल गो थ्रू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास छोटे छोटे पार्ट्स में शेयर्स हैं उनकी भी वोटिंग होगी और उनकी वोटिंग सेपरेट होगी एंड दे विल अप्रूव दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो दोनों ही माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों की ही वोटिंग प्रोसेस को कराना ज़रूरी होगा, दोनों से ही अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा if company wants to appoint any independent director. If any of these approval fails, the resolution to appoint or remove the independent director would get defeated, and this is one of the very important decision that RBI is going to take. तो अभी के लिए proposal है but most likely it is going to be approved. अब देख लेते हैं next clip. Economy on rebound but resurgence of COVID poses risk as per RBI. तो RBI ने रिसेंटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर जो डेटा आया है उसको देख करके ये कहा है कि इकोनॉमी रिबाउंड पर आ चुकी है, बट जिस तरह से जो 5 स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इंक्रीजिंग कोविड केसेस आर अगेन पोजिंग रिस्क ऑन इकोनॉमी. तो जो कोविड-19 के केसेस महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना चाहिए. अदरवाइज जो भी इकोनॉमी रिबाउंड होना शुरू हुई है वो वापस से फॉल कर सकती है अगर इन स्टेट्स में कोविड के केसेस बढ़े और इन स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शंस या इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जैसे कोई भी enforcement किए. in that case economy may further be dampened as per the RBI. and this is the macro data signal steady recovery. recently जो data publish हुए हैं वो, और जो PMI है, कार सेल है, GST कलेक्शन है, जब भी हमने ऊपर के कई सारे न्यूज़ में डिटेल में डिस्कस किया है. तो GST कलेक्शन, PMI मैन्युफैक्चरिंग,
car sale, all these macroeconomic data is signaling the steady recovery into the Indian economy. तो इसको collectively मैंने एक जगह डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आरबीआई ने इन सब डेटा के बेसिस पर कहा है कि दैट्स ओके, इकोनॉमी इज रिकवरिंग, इकोनॉमी इज ऑन रीबाउंड स्टेज, बट इंक्रीजिंग कोविड-19 cases is another challenge that economy is going to face. Apart from these data, the CRISIL has also indicated that bank credit is likely to grow by 9 to 10% for financial year 22. Banks are very important pillar for any economy. Financial industry is one of the important pillar for any economy. और रिसेंट टाइम में अगर आपको याद हो तो क्रिसिल ने, जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने एनपीए सर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन फोरकास्टिंग करी है कि आगे आने वाले टाइम में एनबीएफसीज में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, दोनों में ही एनपीए बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस. बट दिस बैंक क्रेडिट इंक्रीज इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द ब्राइट स्पॉट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री. तो जो बैंक में अगर क्रेडिट जो काफ़ी टाइम से सबड्यूड चल रहा था, रुका हुआ चल रहा था, अगर वो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, क्रेडिट फिर से बढ़ रहा है, इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स लोन ले रहे हैं, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट होंगे, डिमांड बढ़ेगी, एंड दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन फॉर इकोनॉमिक रीबाउंड. एंड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर उनके लोन भी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उनके असेट जनरेट हो रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उनको एनपीए से भी टैकल करने में ईज आउट होगा. तो रिसेंटली क्रिसिल ने जो फोरकास्ट किया है बैंक क्रेडिट्स के लिए, वो 9 to 10% का फोरकास्ट किया है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक क्रेडिट्स की ग्रोथ है वो 9 से 10% तक बढ़ेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट ग्रोथ रेट, यूपीआई रजिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज. कल के न्यूज़ में हमने पढ़ा था पेटीएम के जो ट्रांजेक्शन्स हुए थे, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% का इंक्रीज हुआ था. आज की न्यूज़ में जो यूपीआई रजिस्ट्रेशन है उस और जो उनके ट्रांजेक्शन है उनकी वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया. तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. दीस आर द ग्राफ्स, वी कैन सी इट. तो यूपीआई रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन की वर्थ बढ़ रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी. तो इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, लेन देन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर एक्चुअली सेलिंग एंड रिसीविंग द मनी. क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक रीबाउंड. एंड अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. छोटी सी क्लिप है, छोटी सी न्यूज़ है. केमन्स आइलैंड, जो केमन्स आइलैंड है उसको FATF ने, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट काम करती है, उसने केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है. एंड केमन आइलैंड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर इंडियाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट रूट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो जो FATF ने इस केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, दैट विल इम्पैक्ट द FDI इनफ्लो इनटू इंडिया. इस न्यूज़ को आप याद रख सकते हैं. इट पॉजेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NSE ग्लिच कॉस्ट अस इमेंसली. फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली, अगर आपको याद हो तो NSE स्टॉक एक्सचेंज जो वहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से 2-3 घंटे तक के लिए ट्रेडिंग बंद रही थी, और NSE ने कहा था कि दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, और इट वॉज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लिच. हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इट वॉज इंटेंशनल मूव बाई NSE, बट इट एक्चुअली कॉज द ह्यूज टू द इकोनॉमी. फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको एक्नॉलेज किया है, और उन्होंने कहा मे बी दिस पर्टिकुलर ग्लिच वॉज एन इशू ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन टू एक्सचेंज, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वॉज where seamless digital payment is the goal that we have to aspire for. And this technological or technology driven glitch has caused the economy immensely, जिससे इकॉनमी और एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. अगर आपको याद हो तो हमने इस न्यूज़ को भी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने कहा था कि NSE का जो ट्रेडिंग है वो, या इंटर ऑपरेटेबिलिटी, वो 2-3 घंटे के लिए हॉल्ट रहा था, और जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स को, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट कंसीडर्ड कटिंग टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो सेकेंड डे ऐसा रहा है जब पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे हैं, अनचेंज रहे हैं, बट जो टर्बाइन फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको हम ATF शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें शार्प इंक्रीज देखा गया 6.5% का, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी आगे बढ़ेंगे. एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंसीडरिंग कटिंग टैक्सेस ऑन पेट्रोल. इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी हैव डिस्कस कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्ट किया है, इफ दे हैव एनी ऑप्शन, एनी
margin left with them so that they should reduce the few taxes on petrol and diesel. 4 states ने रिसेंटली कुछ टैक्स को रिड्यूस भी किया था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिलीफ टू देयर कंज्यूमर। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है दैट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कंसीडरिंग द कटिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू कुशन द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन द इकोनॉमी। लेट्स सी गवर्नमेंट कितना चेंज लाती है, कौन सा टैक्स, कितना एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchKitten on Facebook. Telegram channel का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। चैनल का जो इंट्रोडक्शन पेज है दैट इज अबाउट चैनल, उसमें भी दिया हुआ है। आप तीनों जगह से टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.